गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। विकास के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या है कि अभिवृद्धि जो होती है उसकी एज लिमिट होती है, मतलब एक एज तक आने तक अभिवृद्धि है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और जो विकास होता है वो आदमी के जीवन पर्यंत, जन्म से जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, मतलब कोई नई चीज को सीखना है, किसी चीज को गेन करना ही क्या है, विकास है। लेकिन अभिवृद्धि होती है उसमें हमारी जो शारीरिक वृद्धि है, जैसे हाइट बढ़ना है और अपने जो बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो होती है शारीरिक वृद्धि। और विकास क्या होता है, अपना माइंड का डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं कि उम्र के अकॉर्डिंग, जैसे हम शुरू से जब छोटे बच्चे होते हैं किशोरावस्था में आते हैं, उसके बाद वृद्धावस्था में भी आते हैं, तो हमें नई नई चीजें क्या होती है, सीखने को मिलती हैं। तो वो क्या होता है, वो विकास होता है। व्यक्ति के विकास से अभिप्राय उसके गर्भ से लेकर पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करने तक की स्थिति से है, मतलब गर्भ काल से लेकर विकास और वृद्धि कहाँ से शुरू हो जाती है, जन्म से पहले गर्भावस्था से ही विकास और वृद्धि दोनों क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती है। तो प्रौढ़ता तक प्राप्त होने तक की क्या है, स्थिति है। पितृसूत्र तथा मातृसूत्र के संयोग से जीव का निर्माण होता है और इस यह अवस्था जब तक भ्रूण गर्भ से बाहर नहीं आता गर्भ स्थिति काल कहलाती है। तो बच्चे के जन्म से पहले की स्थिति क्या होती है, गर्भ काल होता है। और गर्भ काल में भी दोनों चीजें क्या होती है, समांतर चलते हैं। बच्चे की वृद्धि भी होती है और बच्चे का विकास भी होता है। यह अवस्था जब तक भ्रूण से बाहर नहीं आता तब तक गर्भ स्थिति काल कहलाती है। और 9 कैलेंडर मास 10 या 12 दिन तथा 10 चंद्र मास और 280 दिन की ये क्या होती है, भ्रूण है वो गर्भ में रहता है, मतलब भ्रूण है वो गर्भ में कितने टाइम तक रहता है, 280 दिन से 300 दिन तक की इसकी लिमिट होती है। इसका विकास होता रहता है और इस अवधि में उसके शरीर के अंगों का विकास होता है। और गर्भ में स्थित भ्रूण जब तक विकसित होता है उसे क्या कहते हैं, विकसित होता जाता है और तब तक वह भ्रूण गर्भ में नहीं रहता था, मतलब विकास होता है वो उसका कंप्लीट होने के बाद, वृद्धि और विकास कंप्लीट होने के बाद वो गर्भ से बाहर आना पड़ता है उसे। और गर्भ से बाहर आने तक उसके विकास का नया दौर प्रारंभ हो जाता है और इसे गर्भोत्तर स्थिति कहते हैं। मतलब गर्भ से पहले होता है तो वो कहते हैं गर्भ स्थिति का होता है और गर्भ से बाहर आने के बाद क्या होती है, गर्भोत्तर स्थिति उसकी होती है। उन्होंने इस विकास की परिभाषा देते हुए क्या कहा है, परिवर्तन श्रृंखला की यह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो इन्होंने क्या था, उन्होंने क्या कहा था कि गर्भावस्था से लेकर जब तक प्रौढ़ होता है तब तक की स्थिति क्या होती है, उसका विकास होता है। जैसर के अनुसार विकास सामान्य वेतन से अधिक महत्व की चीज है और विकास का अवलोकन किया जा सकता है, मतलब बच्चे का जो विकास है वो कितना हुआ है उसको अपने मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। वह किसी सीमा तक उसका मूल्यांकन एवं मापन भी किया जा सकता है। दोनों चीजें होती है, मापन भी किया जाता है, मूल्यांकन भी किया जा सकता है। जो शारीरिक वृद्धि होती है उसका मापन किया जाता है और उसके जो मानसिक विकास है उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। इसका मापन और मूल्यांकन 3 रूपों में होता है, शरीर का निर्माण, शरीर शास्त्रीय और व्यवहारिक। तो तीनों चीजें क्या होती है, विकास में शामिल होती हैं। व्यवहार जिन्हें विकास के स्तर एवं शक्तियों की विस्तृत रचना करते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं विकास का क्या अर्थ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो शारीरिक वृद्धि होती है वो वृद्धि होती है और जैसे हमारा जो मानसिक विकास है, हम किसी भी नई चीज को सीखते हैं एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, तो वो क्या होती है, वो हमारा विकास होती है। अब हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। विकास क्या है, और विकास से अभिप्राय बढ़ना नहीं है, विकास का अर्थ परिवर्तन है। मतलब हमें क्या होता है, जैसे बच्चा होता है, बच्चे से वो बाल्यावस्था में आता है, शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में आता है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं। उसकी जो सोचने की क्षमता है, उसके कार्य करने की क्षमता है और उसकी जो हर एक एक्टिविटी होती है वो क्या होती जाती है, अलग होती जाती है, उसमें विकास होता जाता है। तो ये जो चेंज है जो बच्चे के शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में हुआ, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में हुआ, तो ये सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं, ये विकास कहलाते हैं। परिवर्तन की एक प्रक्रिया जो हर समय चल रही है, मतलब आदमी की कोई एज नहीं होती, धीरे धीरे जैसे आज कोई चीज सीखी है कल को कोई नई चीज सीखेंगे तो वो क्या होती है, डेली विकसित होती जाती है। अतः प्रत्येक क्षण विकास हो रहा है। हर लोग के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है। वस्तुतः यह व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील कर्म है जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। मतलब बच्चा है जब तक परिपक्व होता है तो उसमें ये क्या होता है, विकास होता है, वो उसमें
सहायक होता है। विकास को चिंतन की मूल माना गया है, मतलब चिंतन करने की जो क्षमता है, वैसे वैसे जैसे जैसे बच्चा विकसित होता जाता है उसकी चिंतन करने की क्षमता है वो भी क्या होती है, विकसित होती है, चेंज होती है। यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है और इसमें केवल आवेगिक विकास ही नहीं प्रत्युत सामाजिक सांवेगिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब बच्चा है उसका सामाजिक विकास है, उसका संवेगात्मक विकास है, इसमें इन दोनों को भी क्या किया जाता है, विकास में शामिल किया जाता है। इसी के अंतर्गत शक्तियों और क्षमताओं के विकास को भी गिना जाता है। हेनरी और सिसिल विल्ट के विकास को इस प्रकार परिभाषित किया था, विकास के कारण और उसकी प्रक्रिया किसी क्रिया में निहित प्रक्रिया है। मानव अस्तित्व में सभ्यता के प्राणी के जीवन की विकास की अवस्था और विकास की यह प्रक्रिया जो अभिवृद्धि, प्रसार आदि में योग देने वाली स्थिति होती है और विकास की प्रक्रिया का परिणाम अनेक काल दशाएं और वर्ग भेद और सामाजिक समस्याओं के रूप में प्रकट करते हैं। मतलब बच्चे का जब विकास होता है तो उसे प्रत्येक जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनसे भी उसे गुजरना पड़ता है, तो उसका जो मानसिक विकास है वो समाज के अकॉर्डिंग और संवेगात्मक होता है। जेम्स टेलर ने विकास की परिभाषा देते हुए कहा था कि विकास वह अवस्था है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में स्वतंत्र रूप से व्यक्त होती है। मतलब जैसे जैसे उसकी क्या होती है, प्रगति होती है, उसमें चेंजेस आते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यह प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। जैसे मुनरो ने शुरू में ही बताया था कि जो व्यक्ति का विकास है वो भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाता है और प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। विकास के तंत्र को सामान्य रूप में नियंत्रित करती है, यह प्रगति का मानदंड है और इसका आरंभ क्या होता है, शून्य से होता है। मतलब बच्चे का जो विकास है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। अब हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अनेक विद्वानों ने विकास के सिद्धांतों का अध्ययन किया, किंतु इरिक्सन और जीन पियाजे, रॉबर्ट शियर्स, इनका योगदान विशेष रहा है। मतलब इन तीनों ने वृद्धि और विकास में सबसे इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। इन तीनों विद्वानों ने विकास के पृथक पृथक पहलुओं, संवेगात्मक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों प्रकार के जो विकास है इनको पियाजे ने दिया था। पियाजे ने तीनों प्रकार के विकास को दिया और इरिक्सन ने आदमी की तीन अवस्थाएं बताई थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इन्होंने ये तीन तीन टाइप है ये विकास के बताए थे और विकास के संदर्भ में चिंतन वह किया है, ये सिद्धांत प्रकार है। अब हम विकास के जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को इरिक्सन के द्वारा दिया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया था। जीन पियाजे ने तीन अवस्थाएं बताई थी और इरिक्सन ने क्या बताया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया था। इस मत के प्रतिपादक है इरिक्सन। इनका जन्म है वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट क्षेत्र में डेनिश माता पिता के सन 1902 में हुआ था और पिता की शीघ्र मृत्यु हो जाने के कारण माता ने पुनर्विवाह किया और इनके सौतेले पिता ने इनको क्या कर लिया, गोद लिया और इनका आरंभ का नाम था वो होमबर्गर था, परंतु बाद में इन्होंने अपना नाम बदल लिया। इरिक्सन ने अपनी धारणा का विकास फ्रायड के सिद्धांतों पर किया और इरिक्सन अपनी बौद्धिकता के प्रति इतने ईमानदार रहे हैं कि वह कहता है कि मैं किसी नए सिद्धांत का विकास नहीं कर रहा हूँ। इसका मत फ्रायड के मत के निम्न तीन रूपों में है। अब वो तीन रूप कौन कौन से हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था तीन रूप थे उसके, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इरिक्सन ईगो तथा इस परिवर्तन पर बल देता है और इस धारणा का विकास फ्रायड प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी में कर चुका है। इरिक्सन यह मानकर चलता है कि इड तथा ईगो से ही पारस्परिक सामाजिक संबंधों का विकास होता है। मतलब इन दोनों का क्या होता है, सामाजिक विकास में इंपॉर्टेंट रोल होता है। इरिक्सन ने व्यक्ति को उसके परिवेश में देखा है और यह परिवेश व्यक्ति, परिवार, समाज तथा संस्कृति का होता है और इसे सामाजिक और गतिशीलता का विकास होता है। तो इरिक्सन ने क्या बताया था कि आदमी का जो विकास है वो उसके परिवेश के अकॉर्डिंग होता है जिसमें वो रह रहा है। इरिक्सन समय की मांग के प्रति भी सचेत रहा है और मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति को विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। अब जैसे बच्चे में क्या होती है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है, जैसे जैसे उसकी उम्र होती जाती है तो वो क्या होती हैं, उससे ही व्यक्तित्व का क्या होता है, उसका विकास होता है। इरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों का सार यह है, एक सिद्धांत संपूर्णता तथा संगठन पर बल देता है और मानव जीवन में विकास का निर्धारित क्रम होता है और वह आधारभूत मूल्यों में विश्वास करता है। मतलब निर्धारित क्रम होता है, जैसे बच्चे
का गर्भाकाल है और बच्चे की शिशुअवस्था है, उसके बाद बच्चे की बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो ये क्या होते हैं, इनका एक निर्धारित क्रम होता है। मानव व्यवहार का संचालन करने वाले तत्वों में यथाशक्ति चालक काम, प्रवृत्ति और अस्तित्व पर विश्वास करता है और यह फ्राइड के मत का पूर्ण रूप से समर्थक है कि मानवीय कार्यों से जीवन के अनेक पक्षों का विकास होता है। मतलब मानव जो भी कार्य करता है उससे क्या होता है, उसके जीवन के सभी पक्ष हैं वो बनते हैं। मानव विकास के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक वातावरण का निर्माण होना क्या है, अनिवार्य है। तो इन तीनों चीजों का क्या है, वो निर्माण जरूरी है। उसके बाद आता है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये तीनों ही किसने दिए थे, जो मैंने बताया था आपको, जीन पियाजे ने दिए थे। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे सबसे ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने क्या कहा था, इस मत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं और 1896 में न्यू चैटल में इनका जन्म हुआ था और इनके अपने विकास पर पागल माँ और बुद्धिमान पिता का प्रभाव पड़ा। इन्होंने किस पर किया था, आविष्कार, माँ थी वो पागल थी और जो पिता थे वो क्या थे, बहुत बुद्धिमान थे। और पियाजे के विचारों पर प्राकृतिक विद्वानों के साथ साथ दर्शन तथा मनोविज्ञान का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। पियाजे के मत का सार इस प्रकार है कि सभी विकास एक ही दिशा में होते हैं और विकास के सभी पक्ष और मानसिक स्तरों पर जाने जाते हैं और बालक का और प्रौढ़ के व्यवहार में अंतर आता है। तो सभी प्रकार के परिपक्व व्यवहारों का मूल शिशुअवस्था के व्यवहार में है। मतलब बच्चे का जो बेस बनता है वो शिशुअवस्था से बनता है। बच्चा सीखना शुरू करता है वो शिशुअवस्था से सीखता है। अगर हमने शिशुअवस्था में उस पर ध्यान दे लिया तो आगे उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शिशुअवस्था होती है ये पूरे जीवन का आधार होती है। पियाजे का मत है एक पक्षीय था और उन्होंने मानव व्यवहार पर अधिक बल देते हैं और अपने अध्ययन का आधार है वो जीवन शास्त्र, बायोलॉजी को उन्होंने अपने जीवन का शास्त्र का आधार माना और उनके अध्ययन का आरंभ सर्वेक्षण तथा अनुसंधान है। इन्होंने सर्वेक्षण किया था और अनुसंधान किया था। इनमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों का सर्वेक्षण करके आधारभूत सूचनाएं एकत्रित की और एक आधार पर सार्वभौमिक नियम के दर्शन दिए और विकास क्रम विश्व भर में एक सा होता है। मतलब जरूरी नहीं जो अमेरिका में बच्चे का विकास हो रहा है और जो इंडिया में बच्चे का विकास हो रहा है तो एज के अकॉर्डिंग उनका विकास एक समान होगा। जैसे यहाँ पे बच्चा अगर चलना 2 साल का बच्चा यहाँ से चलना सीख रहा है तो वो अमेरिका में भी 2 साल का होगा तभी चलना सीखेगा। तो ये चीजें होती है, कोई चीज नहीं होती, ये एक समान होती है। ये क्या है, सार्वभौमिक है। उन्होंने इस आधार पर सार्वभौमिक नियम के दर्शन किए और विकास क्रम जीवन भर विश्व भर में एक जैसा होता है और यह क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है और अलग अलग प्राणियों में पृथक रूप से पाया जाता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत होते हैं वो कम एज में आ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो उनके दांत आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 7वां साल शुरू होते ही उसके दांत गिरना स्टार्ट होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 7वां साल कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो सभी में क्या होती है, विकास का जो क्रम है वो अलग अलग पाया जाता है। उनके व्यक्तित्व के विकास में चेतना, अचेतन, पहचान, खेल, संवेद आदि का योग बताया। उनके विचार में व्यक्ति परिवेश में विकसित आवश्यकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया से ही विकास पथ पर बढ़ता है। मतलब सबसे ज्यादा जो उसका योगदान है वो क्या होता है, उसके परिवेश में होता है जिस माहौल में बच्चा रह रहा है। उसके बाद पियाजे ने विकास के सिद्धांतों को इंद्रिय गति संज्ञान की आरंभिक अवस्था संज्ञानावस्था में बांटा है। आरंभ में 24 मास में इंद्रिय गति का विकास होता है और इनके बाद संज्ञानात्मक विकास होता चलता है और इसी में चिंतन, तर्क, कल्पना का विकास होता है। तो इससे विकास से जो रिलेटेड जो अपने पॉइंट्स हैं वो अपने आप पढ़ते हैं। सबसे पहले है विकास के सभी पक्ष समान ढंग से आगे बढ़ते हैं। मतलब जैसे आदमी की हाइट बढ़ेगी, उसके हाथ पैर है, उसका मानसिक विकास है, तो ये सारी चीजें क्या चलती हैं, एक साथ चलती हैं। ये नहीं है कि एक चीज का विकास हुआ वो रुक गया उसके बाद दूसरा स्टार्ट हुआ। मतलब अगर पूरी बॉडी का विकास हो रहा है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, तो ये चीजें क्या चलती है, साथ साथ में चलती है। उसके बाद है विकास की जटिल प्रक्रिया में विकास प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। मतलब आदमी का विकास होता है वो क्या है, प्राकृतिक है। हर प्रकार का विकास है वो शुद्ध सामान्य समस्या से आरंभ होता है। सामान्य समस्या क्या होती है, जब बच्चा है वो किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जैसे एक बच्चा खेल रहा है, उससे कोई चीज दूर चली गई तो वो उस तक जाने की क्या करेगा, उसे कोशिश करेगा तो वो घुटनों के बल चलना सीखेगा। तो ये उसके सामने क्या आई, समस्या आई और समस्या आने के बाद उसका क्या हुआ, विकास हुआ। तो समस्या आने के बाद ही धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है। पहले
शारीरिक फिर सामाजिक और वैचारिक विकास होता है। तो सबसे पहले हमारी जो बॉडी है उसका डेवलपमेंट होता है और उसके बाद है वो हमारा जो सामाजिक विकास होता है। जिस माहौल में अपने पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, माता पिता को देखते हैं, घर में जो और मेंबर्स है उनको देखते हैं, तो हम उनको देखते हैं तो हमारा क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। और जब हमारा सामाजिक विकास होता है तो बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, तो वो क्या होता है, उसका वैचारिक विकास होता है। तो सबसे पहले होता है उसकी बॉडी का डेवलपमेंट, उसके बाद होता है सामाजिक विकास, उसके बाद होता है वैचारिक विकास। उसके बाद है व्यक्तित्व के विकास में अहम का प्रमुख योगदान होता है। अहम का मतलब बच्चा है वो जिस माहौल में पला बड़ा है वो किस तरीके से की सोच रखता है, तो वो क्या होता है, उसका अहम होता है। बौद्धिक व्यवहार सक्रिय तथा निष्क्रिय रूप से विकसित होता है। बौद्धिक विकास बच्चे का माइंड डेवलपमेंट, जितना वो माइंड का यूज करेगा तो उतना ही वो क्या करेगा, एक्टिव रहेगा। विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब होता है, मतलब एक अंग का विकास होना और धीरे धीरे उसके जो उससे जुड़े हुए जो दूसरे अंग हैं उनका विकास होना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद उसकी अंगुलियों का विकास होता है, तो उसके बाद वो अंगुलियों को सिखाएगा। तो ये चीजें क्या है, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। पहले वो पैर है, पैर पूरे पैर को हिलाएगा, ठीक है, जब वो सोएगा तो पूरे पैर को हिलाएगा, उसके बाद उसकी उंगलियों का विकास होता है। तो ये क्या होता है, विकास है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। नैतिकता, न्याय और बोध का विकास है वो सामाजिक पारिस्थितिकता से अधिक होता है। तो नैतिकता है, न्याय है और बोध है, ये कहाँ से आते हैं, उसके सामाजिक परिवेश से आती हैं। विकास के समय पूर्व अवस्था में प्राप्त गुण और विशेषताएं उम्र भर साथ चलती है। मतलब बच्चे का विकास है वो कैसा भी हुआ है वो क्या चलता है, पूरी उम्र भर उसके साथ चलता है। हेनरी डब्ल्यू मीयर ने ठीक ही कहा है कि प्याजे की विकासात्मक प्रवृत्तियां व्यक्ति की क्षमता का वर्णन करती हैं और इससे हम व्यक्ति की दशा, अवबोध और उसके विस्तार आदि की घोषणा विकास के मध्य करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी। बच्चा है वो किस एज में किस तरीके से सीखता है वो हम देखते हैं। विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया है और इसका जन्म है वो सन 1908 में क्लो कैलिफोर्निया में हुआ था और इनकी विशेष रुचि बालक के अधिगम प्रक्रिया में थी। मतलब इन्होंने ये देखा कि बच्चा किस उम्र में किस तरीके से क्या सीख रहा है, तो अधिगम पर इन्होंने बल दिया था और इनके विचारों पर क्लार्क हल का प्रभाव था। मतलब क्लार्क हल है वो इनके गुरु रह चुके थे, उन्होंने उन्हीं से सीखा था, क्लार्क हल से। इनके द्वारा प्रतिपादित विचारों पर व्यवहार का, मनोविश्लेषण का और दोनों का समन्वय पाया जाता है। यह मत बालक के आधारभूत आवश्यकताओं, उसके आधार पर सीखने की क्षमता के विकास पर बल देता है। आवश्यकताएं चालक आदि को जन्म देती हैं। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, बच्चे को जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे उसका क्या होता है, विकास होता है। जो व्यक्ति को किसी क्रिया से सीखने के लिए प्रेरित करती है। बालक स्तंभ चूम सकता है, वस्तु पकड़ सकता है, खाता है, पीता है, इन सभी क्रियाओं के मूल में उसकी आवश्यकताएं नहीं होती है। मतलब वो उसको प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा, उसको भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा। तो ये क्या है, उसकी आवश्यकता है और आवश्यकताओं से ही उसका क्या हुआ है, विकास हुआ। उसने खाना सीखा है तो किसके कारण, भूख के कारण। सीयर्स का मत व्याख्यात्मक है। यह ऐसे विकास के ऐसे क्षेत्रों की ओर संकेत करता है जो अछूते रहे हैं। बालक के विकास के संबंध में उनका क्या मत है, विकास के साथ साथ बालक के सीखने, कार्य करने की गति में भी क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। मतलब जैसे छोटा बच्चा है उसको हम 4 से 5 बार कोई चीज को बताएंगे तो वो नहीं समझेगा। अब जैसे जैसे उसका क्या हुआ, उम्र का विकास हुआ, तो वही चीज है उसको एक बार बताने में भी क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो उम्र के साथ साथ उसका मानसिक जो डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जाता है, पूरा होता है। बालक में जिज्ञासा तथा इच्छा सामाजिक संपर्क के कारण उत्पन्न होती है। मतलब किसी चीज को जानने की जिज्ञासा है, इच्छा है, तो वो क्या होता है, सामाजिक विकास के कारण उसमें पैदा होती है। बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास उसके वातावरण पर निर्भर करता है। मतलब उसको माहौल कैसा मिला है उसका उसी पे उसका विकास है वो डिपेंड है। पूर्ण व्यवहार के क्रम पर ही विकास की गति निर्भर करती है और सामाजिकरण की प्रक्रिया भी इसी आधार पर होती है। माता पिता की भूमिका इस प्रक्रिया में अत्यंत जटिल हो जाती है। सीयर्स विकास की प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक कारकों पर बल नहीं देता है। वह इसलिए कहता है कि बालक का पोषण एक स्तुत क्रिया है। मतलब बालक का जो पालन पोषण है वो एक जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो उसका होता है।
वह प्रत्येक क्षण जो बालक अपने माता पिता के साथ व्यतीत करता है और भावी व्यवहार की ओर क्या करता है, संकेत करता है। बालक का विकास क्रमबद्ध प्रक्रिया है, मतलब उसका क्या होता है, क्रम होता है। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इसका एक निश्चित क्रम है और वह जीवन की दशाओं के अनुरूप नवीन व्यवहार को ग्रहण करता है। मतलब जैसे जैसे उसकी जो जीवन की अवस्थाएं हैं वो चलती जाती है तो वैसे वैसे उसका जो नवीन व्यवहार है वो ग्रहण करता है। उसके बाद हमने उसके जो स्पेशल सिद्धांत थे वो पढ़े। अब हम पढ़ते हैं विकास के जो सामान्य सिद्धांत है, जनरल थ्योरी है, वो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है परिपक्वता का सिद्धांत। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों एवं वातावरण के प्रति कुशलतापूर्वक प्रक्रिया करता है तब हम यह मान लेते हैं कि किसी विशिष्ट क्रियाओं को करने में सक्षम तथा परिपक्व हो गया है। परिपक्वता में सामान्यतः स्थायित्व आ जाता है, मतलब बच्चे का जो विकास है वो धीरे धीरे उम्र के साथ होता है तो उसमें क्या आती है, उसमें परिपक्वता आती जाती है। वह स्थायित्व पद, व्यक्तित्व, निष्पत्ति आदि में होता है और जिसका प्रभाव अंततः बालक की सीखने की क्षमता पर पड़ता है कि बालक है जो सीखने में बच्चा है वो कैसा है, वो क्या परिपक्वता के अकॉर्डिंग होता है। परिपक्वता एवं सीखना अधिगम की परिपक्वता के दो पहलू हैं। तो जब बच्चा क्या होगा, उसकी एज है वो उसके सीखने के अकॉर्डिंग बढ़ेगी तभी वो सीखेगा। अब हम एक छोटा बच्चा है उसको हम ऐसी चीजें बता रहे हैं जो उसके समझ से बाहर है वो नहीं समझेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र है वो बढ़ेगी तो उसका मानसिक विकास है वो उसकी उम्र के साथ बढ़ेगा तो वो उन चीजों को समझेगा। ये एक दूसरे से इतने गुंफित हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। मतलब बच्चे की परिपक्वता और उसका अधिगम दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और परिपक्वता की क्षमता पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मतलब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, मतलब अगर वो उनकी बुद्धि लब्धि है वो अधिक है तो बच्चे की क्या होगी, ऑटोमेटिकली बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्यादा होगी। तो और वातावरण जिस माहौल में बच्चे का पालन पोषण हुआ है तो उसका क्या पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम और वातावरण जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि बच्चे का विकास है उन पर दोनों चीजों का क्या होता है, रोल बराबर होता है, वंशानुक्रम का भी और वातावरण का भी। उसके बाद हम पढ़ते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक अभिगमन। विकास के संदर्भ में मैकडोगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, विलियम मैकडोगल ने दिया था। मैकडोगल ने नारियों में मातृत्व मूल प्रवृत्ति बताई और इस बात पर बल दिया कि उनका विकास है वो इस मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है। यदि मूल प्रवृत्ति का प्रयोग किसी जटिल व्यवहारों के प्रतिमानों के लिए होता है और ये विकास प्रतिमान को प्रभावित करते हैं तो हम यह मान सकते हैं कि उनके अभाव में सीखने की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक परिपक्वता का सिद्धांत सबसे पहले था बच्चा क्या करता है, उम्र के अकॉर्डिंग सीखता है और दूसरा क्या था, बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो उसके समाज के अकॉर्डिंग उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं उनका विकास होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सहज क्रिया का अभिगमन। सहज क्रिया कौन सी होती हैं, जो बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग अपने आप होती हैं। वॉटसन का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, उनकी निश्चित शारीरिक संरचना होती है और सहज क्रियाएं होती है। 3 संवेग होते हैं, प्रेम, भय और क्रोध। मतलब बच्चे का जो जन्म होता है ये 3 संवेग होते हैं, उसके जन्म से ही होते हैं, प्रेम, भय और संवेग तीनों ही। इनके अतिरिक्त अधिग्रहण और प्रवृत्तियां होती हैं। वातावरण के अनुसार बालक इनका प्रयोग करता है और वही उसकी अनुक्रिया होती है। यह सहज क्रिया ही बालक के विकास की ओर संकेत करती है, मतलब उसकी सहज क्रिया कैसी है वैसे ही उसका विकास होता है। उसके बाद हम देखते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो बच्चे का जो विकास है वो सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट की ओर है। इस सिद्धांत का आधार है कि सामान्य परिस्थिति से बालक का विकास होता है, धीरे धीरे वह विकास विशिष्ट स्थिति की ओर जाता है। आरंभ में पूरे हाथ का संचालन करता है और धीरे धीरे उंगलियों पर भी उसका वो नियंत्रण कर लेता है। जैसे मैंने आपको पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत में बताया था वही सिद्धांत इसमें है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे वो छोटा बच्चा होता है पहले वो पूरे हाथ को हिलाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो अंगुलियों का संचालन करेगा, किसी चीज को पकड़ना सीखेगा, कंट्रोल करना सीखेगा। तो ये चीजें क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। आरंभ में बालक पूरे हाथ का संचालन करता है, धीरे धीरे उंगलियों पर भी नियंत्रण कर लेता है। इसी प्रकार इसके संबंध में भी
विकास की बात भी है। आरंभ में वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है, मतलब बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले रोता है तो वो उत्तेजना का अनुभव करता है, और कालांतर में वह संवेगों की अभिव्यक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए यह भी वह सीख लेता है। भाषा के विकास में भी क्रंदन का आरंभ होता है। क्रंदन का मतलब वो रोता है, और जो वो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो अपने मुंह से है वो अलग अलग आवाजें निकालता है, मतलब उसको पता नहीं होता वो बोल क्या रहा है। तो ये क्या होता है, उसका क्रंदन है, और उस क्रंदन से ही धीरे धीरे उसकी भाषा का डेवलपमेंट होता है। निरर्थक सार्थक शब्दों के माध्यम से वह वाक्य में समाप्त होता है। धीरे धीरे वो निरर्थक शब्द बोलेगा, समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहा है, और धीरे धीरे वह सार्थक, मम्मी पापा दादा दादी, वो सार्थक शब्द बोलेगा, और शब्दों के बाद वह सेंटेंस का मेकिंग करेगा। उसके बाद है मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत। मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत का मतलब होता है जो बच्चे का विकास है वो सर से पैरों की ओर होता है। सबसे पहले उसके क्या होता है, सर का विकास होता है, उसके माइंड का विकास होता है, और धीरे धीरे उसके हाथों का, पैरों का विकास होता है। तो जो बच्चे का जो विकास है वो मस्तक से पैरों की ओर होता है। इस मत के अन्वयियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से शुरू होता है, और भ्रूणावस्था से पहले भी सिर का ही विकास होता है। मतलब जैसे भ्रूण बनता है तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले बच्चे का क्या बनता है, उसका सर बनता है। धीरे धीरे उसकी जो गर्दन है, हाथ है, पैर है, तो सबसे लास्ट में उसके पैर बनते हैं। तो ये क्या है, भ्रूणावस्था में भी ये चीजें लागू होती है। और सिर के पश्चात उसके धड़ एवं टांगों का विकास होता है। जन्म के पश्चात में पहले बालक अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। तो सबसे पहले एक्टिविटी किसमें होती है, जन्म के बाद भी सबसे पहले एक्टिविटी होती है वो उसके सर में होती है, वो सर को इधर उधर हिलाएगा और ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है, और बैठने तथा चलने की क्रिया के बाद में वह ये क्रिया करता है। मतलब सबसे पहले उसके सर का विकास हुआ, उसने सर को इधर उधर घुमाना सीखा, उसके बाद उसने बैठना, चलना, ये चीजें सीखी। और यह सिद्धांत शारीरिक विकास की प्रक्रिया पर आधारित है। उसके बाद हम पढ़ते हैं निकट से दूर का सिद्धांत। मतलब जो बच्चे का विकास है सबसे पहले उसके निकट अंगों का विकास होता है, उसके बाद उसके दूर के अंग हैं उनका विकास होता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत में भी पढ़ा था, और मस्तकोन्मुखी सिद्धांत में भी पढ़ा था कि सबसे पहले बालक के जो निकट जो अंग है, जैसे हाथ है, पैर है, वो हिलाना सीखेगा। उसके बाद वो उसकी अंगुलियां हैं उनका विकास होगा, तो वो उंगलियों को हिलाना सीखेगा। तो ये क्या है, निकट से दूर का सिद्धांत है। इस मत को मानने वालों का कहना है कि विकास केंद्र बिंदु से स्नायु मंडल के होता है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर उसका विकास होता है। पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, इसके पश्चात स्नायु मंडल के निकट के भागों का विकास होता है, जैसे हृदय है, छाती है, कोहनी है आदि। तो उसके पश्चात उंगलियों आदि का विकास होता है। तो ये कौन सा विकास था, निकट से दूर का सिद्धांत। उसके बाद हम देखते हैं संगठित प्रक्रिया। मतलब संगठित प्रक्रिया है, सारे अंगों का उसका विकास एक साथ कैसे होता है। बालक के विकास से अभिप्राय शारीरिक विकास नहीं, शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक विकास भी होने में व्यक्तित्व की जाती है, पूर्णता आती है। इसलिए ओल्सन और ब्रूस ने अवैयविक आयु का विचार विकसित किया था, और इस विचार के अनुसार शारीरिक दृष्टि से कोई बालक 8 वर्ष का है तो वह मानसिक दृष्टि से 12 वर्ष का भी हो सकता है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसकी उम्र कम है, लेकिन वो सीखता क्या, अपनी उम्र से ज्यादा सीख लेता है। तो बच्चा क्या होता है, कई बार उसकी शारीरिक जो उम्र है वो कम होती है, लेकिन उसकी मानसिक उम्र ज्यादा होती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। संवेगात्मक दृष्टि से वह 14 वर्ष का भी हो सकता है। अतः विकास को किसी एक सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वह तो एक संगठित प्रक्रिया है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो उम्र से कम लेवल का सीखते हैं, जो अपनी उम्र के अकॉर्डिंग नहीं सीख पाते हैं। अब जैसे कई बार 3rd 4th क्लास का बच्चा है, वो 1st क्लास के क्वेश्चन भी नहीं सोल्व कर पाता। तो विकास में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का शारीरिक विकास है वो मानसिक क्रिया से कम भी हो सकता है, और मानसिक विकास है वो शारीरिक विकास से ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं भिन्नता का सिद्धांत। मतलब प्रत्येक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होते हैं। विकास की गति क्या नहीं होती, समान नहीं होती, वह गति जीवन भर चलती रहती है, परंतु उसके स्वरूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और विकास की गति शिशुअवस्था में तीव्र होती है, मतलब बच्चे का विकास है वो शिशुअवस्था में तीव्र हो जाएगा, उसके बाद बाल्यावस्था तक आते आते उसका विकास बिल्कुल धीरे हो जाएगा, और बाल्यावस्था से जैसे वो किशोरावस्था में जाता है उसका विकास है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है। बाल्यावस्था से गति फिर धीमी हो जाती है, और किशोरावस्था में यह फिर तीव्र हो जाती है और पूर्णता प्राप्त करती है। लड़की और लड़कियों का विकास है वो समान ढंग से नहीं होता, मतलब दोनों का जो विकास
विकास है वो अलग अलग होता है, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है और यह भिन्नता केवल लड़के लड़कियों में भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है। मतलब लड़का और लड़की है तो उसका विकास समान हो ये जरूरी नहीं, उनका विकास क्या होता है अलग अलग होता है। कई बार अब क्या होता है लड़की की जो हाइट है किशोरावस्था में लड़की की हाइट है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगी और लड़के की हाइट कम होगी। उसके बाद जैसे किशोरावस्था एंड होती है वैसे लड़के की हाइट है वो लड़कियों से काफी ऊपर हो जाती है और लड़कियों की हाइट थोड़ी कम रह जाती है, तो उनका विकास क्या होता है वो अलग अलग है। उसके बाद हम देखते हैं अनुगत प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया गर्भाधारण से मृत्यु पर्यंत तक चलती जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सीखना है वो जन्म से ही स्टार्ट कर देते हैं और हम लास्ट तक जब तक हमारी डेथ होती है तब तक हम कोई ना कोई नई चीज सीखते जाते हैं। तो ये क्या है हमारा विकास है। सच यह है कि वह अनुगत प्रक्रिया है, इसमें प्रत्येक प्राणी को गुजरना पड़ता है और व्यवहार का आधार प्रति क्षण बदलता रहता है और व्यवहार परिवर्तन से ही विकास की गति की पहचान की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान। इस मत को मानने वालों का कथन है समान प्रजाति के विकास की गति समान प्रतिमानों से ही प्रभावित होती है। मनुष्य चाहे अमेरिका में पैदा हुआ है या भारत में, उसकी शारीरिक मानसिक संवेदनात्मक भाषा आदि उसका विकास है वो समान रूप से होता है। विकास के सामान्य एवं विशेष सिद्धांत में आप अपूर्ण है और इसका महत्व एक दूसरे से मिलकर होता है। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में भी बताया था, चाहे वो कंट्री अलग अलग है लेकिन एज के अकॉर्डिंग है वो बच्चे समान रूप से विकसित होते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 समाप्त होता है। थैंक यू।